गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम यू ऑल अगेन। मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया था, आपको याद होगा सॉलिड स्टेट मैं अभी कंप्लीट कर रहा हूँ। सॉलिड स्टेट के 3 वीडियोस गए हैं और जो लास्ट टॉपिक मैंने देखा था वो लास्ट टॉपिक था डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। मैंने बोला था कि अगले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट टॉपिक इज़ रिलेटेड विथ लैटिस पॉइंट एंड यूनिट सेल। तो इस पे हम लोग अभी बात करेंगे। और आज का जो ये मेरा वीडियो है ये इस पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो है। कारण क्या है कि इसके बाद आप जो भी पढ़ेंगे वो सारा का सारा जो टॉपिक होगा वो सारा का सारा टॉपिक कहीं ना कहीं इस टॉपिक से रिलेटेड होगा। तो इस टॉपिक को ज़रूर बढ़िया से देखिए, इस वीडियो को बार बार देखिए। और मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ कि जस्ट कॉपी पेन ले करके बैठे। मैं जो बोर्ड पे बनाता हूँ यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड आप उसको एक बार कॉपी में बनाएं। के बाद आपको दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप इसको लॉन्ग टर्म तक याद रख पाएंगे। ओके, तो बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ व्हाट इज़ लैटिस पॉइंट। चलो देखो, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और वो क्या है ज़रा ध्यान रखना। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि इस पूरे चैप्टर में आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ना है। आपको याद होगा कि जब मैंने आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाया था फर्स्ट वीडियोस में मेरे, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो फर्स्ट वीडियोस को ज़रूर देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ध्यान देना, वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उन क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बहुत डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है। डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट होता है कहने का मतलब क्या हो गया? दे आर अरेंज्ड in regular manner और they are arranged in disciplined manner। ध्यान दो, जैसे मान लीजिए कि ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। ये जो इनका रेगुलर अरेंजमेंट है इसमें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट। मतलब व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट अ टर्म लैटिस पॉइंट इट मीन्स कि मैं बात कर रहा हूँ हर इंडिविजुअल एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस के बारे में, जब मैंने इसको अरेंज किया है किस तरह से? डिसिप्लिन्ड ऑर्डर में। तो होपफुली द टर्म लैटिस पॉइंट में आपको कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। लैटिस पॉइंट आप समझ गए होंगे कि मैं लैटिस पॉइंट किसको कह रहा। लैटिस पॉइंट का मतलब क्या होता है? लैटिस पॉइंट का मतलब होता है हर पार्टिकल जो रेगुलरली अरेंज्ड है वो हर पार्टिकल एक लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान दीजिएगा, जब अब हम लोग इसमें आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, ये देखो मैंने लैटिस पॉइंट को आपस में मिला दिया। इस लैटिस पॉइंट को आपस में मिलाने के बाद ये जो मेरे को एक कंप्लीट अरेंजमेंट मिला, इस कंप्लीट अरेंजमेंट को हम कहते हैं यूनिट सेल। देखो मैं इसको बड़ा सिंपल रख रहा हूँ, ज़रा इसको समझने की कोशिश करना। मैंने इसको फिर आपस में मिला दिया। ये जो मुझे एक अरेंजमेंट मिला इसको हम कहते हैं यूनिट सेल। ध्यान देना, मैंने फिर इसको आपस में मिला दिया। ये जो मेरे को एक अरेंजमेंट मिला इस अरेंजमेंट को मैं फिर कहूँगा यूनिट सेल। लाइकवाइज मैं यहाँ पर इसको मिला देता हूँ। अगर मैंने इसको फिर से मिला दिया फिर से मैं इस अरेंजमेंट को कहूँगा यूनिट सेल। क्या देखा आपने? बहुत सारे लैटिस पॉइंट को जब हम आपस में मिला देते हैं तब जो मुझे एक रेगुलर अरेंजमेंट मिलता है, इस रेगुलर कंप्लीट अरेंजमेंट को हम कहते हैं यूनिट सेल। नाउ एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी यूनिट सेल पाए जाते हैं दे आर इन 3 डायमेंशन। इज दैट ऑल क्लियर? दे आर इन 3 डायमेंशन। जैसे मैंने यहाँ पर ये जो यूनिट सेल आपके समझने के लिए बनाया ये 2 डायमेंशनल यूनिट सेल है, लेकिन हमारे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं इट इज़ फाउंड दैट ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो यूनिट सेल होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। ये एक बात आपको याद रखनी। जरा मैं पीछे से लेके आपको आ रहा फिर से। व्हाट इज लैटिस पॉइंट? in a disciplined arrangement of particles
every constituent particle itself represent a lattice point. Okay, now what is unit cell? When these lattice points combine together, they simply produce a unit cell. And when these unit cell simply combine together, जब ये यूनिट सेल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, तब जो ये मेरे को पूरा का पूरा एक अरेंजमेंट मिलता है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। जरा ऊपर से तोड़ना मैं स्टार्ट कर रहा, दिस कंप्लीट अरेंजमेंट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। दिस इज अ क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस को अगर मैं तोड़ देता हूँ तो मुझे एक इंडिविजुअल यूनिट सेल मिलता है, और ये जो इंडिविजुअल यूनिट सेल्स होते हैं ये बहुत सारे छोटे छोटे लैटिस पॉइंट से मिलकर के बने होते हैं। दैट इज वो छोटे छोटे लैटिसेस से मिलकर के बने होते हैं। मैं बच्चों को पढ़ा रहा था एक दिन, मैंने उनको एक एग्जाम्पल लिया, मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इट्स माई माइंड ऑल टाइम फेवरेट एग्जाम्पल। मैंने उनको बोला कि आपने अंडा के ट्रे को देखा है, एक्स जिसमें आप रखते हो, उसमें एक्स का जितना भी कप आप देख रहे हो, हर कप एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करता है। अब जरा मेरी बात ध्यान से समझना, वो जो पूरा का पूरा एक अंडा का ट्रे है, दैट अंडा का ट्रे जिसमें बहुत सारे अंडे आप रखते हो, अभी अंडा रखा नहीं, पूरा का पूरा खाली ट्रे है, उस एक ट्रे के ऊपर दूसरा ट्रे, दूसरे के ऊपर तीसरा ट्रे, एंड बहुत सारा ट्रे आपने रख दिया। ये जो कंप्लीट ट्रे का अरेंजमेंट मिला, इस ट्रे को हम कहते हैं सॉलिड। जरा ध्यान से समझेगा, सॉलिड को तोड़ते जाओ, लास्ट में जो एक सिंगल ट्रे मिल रहा है, उस सिंगल ट्रे को तुम क्या कहते हो? क्रिस्टल लैटिस। और वो जो तुम्हारा क्रिस्टल लैटिस है वो बहुत छोटे छोटे कप्स जिसमें अंडे रखते हो उससे मिलके बना है, उसको क्या कहते हो? यूनिट सेल। और वो यूनिट सेल जिसमें तुम अंडे रखते हो वो बहुत सारे लैटिस पॉइंट से मिलकर के बना है। इज दैट क्लियर? अब जरा नीचे से आते हैं, लैटिस पॉइंट मिला, पार्टिकल्स मिला, तो क्या बना? यूनिट सेल। यूनिट सेल के मिलने से क्या प्रोड्यूस हुआ? क्रिस्टल लैटिस। एंड क्रिस्टल लैटिसेस के रिपीटेशंस के बाद मेरे को कंप्लीट सॉलिड मिलता है, एक्सपेंडेड फॉर्म में सॉलिड मिलता है। वापस आते, सॉलिड को तोड़ दिया क्रिस्टल लैटिस को तोड़ दिया यूनिट सेल, एंड यूनिट सेल को तोड़ दिया तो हमारा छोटा छोटा पार्टिकल्स, लैटिस पॉइंट। तो होपफुली अब तुमको ये समझ में आ रहा होगा बच्चा लोग कि साहब ये यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल वो कंप्लीट पार्ट होता है जिसको अगर हम बार बार रिपीट कर दें तो अल्टीमेटली मेरे को एक कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस मिलता है। मतलब अगर मैंने आपसे बोला कि व्हाट इज़ यूनिट सेल, तो आप कैसे जवाब देंगे? यूनिट सेल में बी डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल स्मॉल बट कंप्लीट पार्ट। सुनेगा, यूनिट सेल में बी डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल स्मॉल बट कंप्लीट पार्ट। कंप्लीट पार्ट, इट्स अ कंप्लीट पार्ट विच व्हेन रिपीट ओवर एंड अगेन, अभी मैंने अंडा वाला एग्जाम्पल लिया, विच व्हेन रिपीट ओवर एंड अगेन प्रोड्यूस अ होल क्रिस्टल लैटिस। तो होपफुली इसमें आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नाउ मैं एक और एग्जाम्पल्स ले रहा इसके लिए। अभी यूनिट सेल आप समझ गए, यूनिट सेल को समझने के बाद जो मेरे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यस सर यूनिट सेल तो मैं समझ गया। यूनिट सेल को समझने के बाद मैंने अभी आपको बोला कि हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड में जितने भी यूनिट सेल हैं दे आर इन 3 डायमेंशनल। ठीक है, तो अब मैं आपको एक 3 डायमेंशनल यूनिट सेल ले रहा और उसके बाद यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने का मैं आपको तरीका बता रहा, जरा ध्यान देना। एंड सॉलिड स्टेट पढ़ते समय यार कीप इट सिंपल, चूँकि ये कंप्लीट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है तो थोड़ा आपको एज्यूम करना पड़ेगा। कॉपी किताब लेके बैठो, जस्ट डोंट सिंपली वॉच द वीडियोज़ ना, किसी के भी वीडियोज़ हों, जस्ट डोंट सिंपली वॉच। देखो, दीज आर लैटिस पॉइंट, और इन लैटिस पॉइंट के रिपीटेशन के बाद कॉम्बाइन करने के बाद जब हमने इनको कंबाइन कर दिया, व्हाट्स वी हैव अ यूनिट सेल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दिस यूनिट सेल, इट लुक्स लाइक अ क्यूब, ये क्यूब के जैसा दिख रहा है। यू नो व्हाट, इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दैट दिस इज़ अ क्यूब, इस क्यूब को रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये मेरे पास एक क्यूब है, ध्यान देना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं पढ़ा रहा, समझेगा। वी हैव दिस वन, वी हैव दिस वन एंड वी हैव दिस वन। ठीक है, ये जो 3 साइड हैं, इसमें इन साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया, एंड दिस वन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। फॉर दिस क्यूबिक यूनिट सेल, इफ द यूनिट सेल इज क्यूबिक,
ए मस्ट बी इक्वल टू बी, बी मस्ट बी इक्वल टू सी। ए बी के इक्वल होना चाहिए, बी सी के इक्वल होना चाहिए। होपफुली दिस वन इज़ वेरी क्लियर। अनदर थिंग इज दैट कि वी हैव 3 डिफरेंट एंगल्स। देखो मेरे पास 3 डिफरेंट एंगल्स भी हैं एंड दे आर एट 90 डिग्री, वो 90 डिग्री पर हैं। अभी ये जो 3 डिफरेंट एंगल है, इनमें से एक एंगल को हम क्या कहते हैं? एक एंगल को हम अल्फ़ा कहते हैं, एक एंगल को हम बीटा कहते हैं और एक एंगल को हम गामा कहते हैं। मैंने कहाँ लिखा? ए के अपोजिट अल्फ़ा, बी के अपोजिट बीटा एंड सी के अपोजिट गामा। तो व्हेन वी जस्ट रिप्रेजेंट दिस क्यूबिक यूनिट सेल, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, ये एक यूनिट सेल है। कैसा यूनिट सेल है? दिस इज अ क्यूबिक यूनिट सेल एंड इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट दिस क्यूबिक यूनिट सेल मैंने कितने पैरामीटर्स यूज करे? आई हैव यूज्ड 6 डिफरेंट पैरामीटर्स। कौन से? दिस वन इज साइड, दिस वन इज एंगल। हाउ मच साइड वी हैव यूज्ड? कितने साइड को मैंने यूज किया? 3 साइड को, ए बी सी। कितने एंगल को? 3 एंगल, अल्फा बीटा गामा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि अ यूनिट सेल इज रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग 6 डिफरेंट पैरामीटर। बहुत सारे लोग 2 डिफरेंट पैरामीटर भी बोलते हैं, साइड एंड एंगल, लेकिन ये साइड फर्दर 3 में कन्वर्ट हो जाता है एंड एंगल फिर 3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी जस्ट कैन से कि यूनिट सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग 6 डिफरेंट पैरामीटर, 3 साइड्स 3 एंगल्स। अब जरा उल्टा समझने की कोशिश करो, उल्टा समझने की कोशिश करो। इसका मतलब क्या हो गया? अब जरा इसको हटा दो। वी आर गिवन दिस वन कि a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट इम्प्लाइज दैट कि हमारा जो यूनिट सेल होगा वो क्यूबिक यूनिट सेल होगा। तो यार ये क्यूबिक होगा, इसके लिए मैंने ये रिप्रेजेंटेशन यूज़ किया। तो क्या ये ज़रूरी है कि हमेशा a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। a b के इक्वल हो सकता है बट b c के इक्वल नहीं भी हो सकता है। यस, एंड अल्फ़ा बीटा के इक्वल हो सकता है, गामा के इक्वल हो सकता है और ये 90 डिग्री हो सकता है। अगर ये कंडीशन अराइज हो रहा है जहाँ पे a b के इक्वल तो है बट c के इक्वल नहीं, c के इक्वल नहीं मीन कि थोड़ा वो क्यूबिक ज़्यादा है, पहले वो क्यूब जैसा था, थोड़ा ऊपर खींच दिया आपने, c में दिखा रहा था। तो अगर मैंने इसको ऊपर की तरफ खींच दिया तो अब जो ये यूनिट सेल आपके पास आया, दिस यूनिट सेल इज नाउ कॉल्ड, अब जो ये यूनिट सेल आया आपके पास, इस यूनिट सेल को आप कहते हैं टेट्रागोनल यूनिट सेल। अब ध्यान दो, तो अब आपको ये समझ में आने लगा कि एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के ये 6 पैरामीटर्स ही हैं और ये 6 पैरामीटर में ए बी सी इक्वल हो सकता है, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल हो सकता है, ए बी के इक्वल हो सकता है, बी सी के इक्वल नहीं हो सकता है, ए बी के इक्वल नहीं हो सकता है, बी सी के इक्वल नहीं हो सकता है। तो हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं, लेकिन यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल पैरामीटर्स कितने हैं हमारे पास? 6 पैरामीटर्स। और इन 6 पैरामीटर्स के बेसिस पे हमारे पास जो यूनिट सेल होते हैं, वी आर हैविंग 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। कितने यूनिट सेल होते हैं हमारे पास? 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। ध्यान देना, वी आर हैविंग 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड हो वो इन्हीं 7 यूनिट सेल में से किसी एक के साथ बिलोंग्स करता है। ये जो 7 यूनिट सेल हैं ये आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, आप उसके थ्रू जाएंगे, यू विल फाइंड ऑल दोज। जैसे मैंने यहाँ पे 2 आपके लिए रखे हैं। मीन्स में मेडिकल में एक क्वेश्चन बनता है कि अ यूनिट सेल रिप्रेजेंटेड बाय एंड दिस वन इज गिवन। नाम पूछेगा आपसे कि टेट्रागोनल, क्यूबिक, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक एंड यू जस्ट हैव टू मेमोराइज। वो 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स हैं और वो 7 डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम्स को आपको याद करने हैं। मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको क्या पढ़ाया? लैटिस पॉइंट क्या होता है? रेगुलर अरेंजमेंट में हर पॉइंट एक लैटिस पॉइंट है। लैटिस पॉइंट को आपस में मिला दिया, जो एक स्मॉलेस्ट पार्ट बना कंप्लीट पार्ट, दैट कंप्लीट पार्ट इज कॉल्ड यूनिट सेल। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ऑलवेज 3 डायमेंशनल यूनिट सेल होते हैं। यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने के कितने पैरामीटर्स हैं? 6, 3 साइड 3 एंगल। डिपेंडिंग अपॉन दीज 6 पैरामीटर्स यूनिट सेल कितने तरह का हो सकता है? तो डिपेंडिंग अपॉन दीज 6 पैरामीटर्स वी हैव 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, इन विच one is cubic unit cell, second one is tetragonal unit cell and rest 5 are given in your NCERT, you just go through that.
ओके, होपफुली आपको यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं आपको ये समझा पाया कि व्हाट इज़ हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर टू रिप्रेजेंट अ यूनिट सेल। नाउ अब ध्यान दीजिए, इसके बाद जब हमने यूनिट सेल को डिवाइड कर दिया तो अभी आपने पढ़ा कि सर यूनिट सेल, ध्यान देना यूनिट सेल, ये लास्ट के 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान देना कि ये जो यूनिट सेल होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया कि ये जो यूनिट सेल होते हैं, ज़रा ध्यान देना सारे लोग, फिर से मैं इसको स्टार्ट कर रहा, दीज आर द लैटिस पॉइंट एंड व्हेन वी विल कंबाइन दिस लैटिस पॉइंट तो हमें मिलेगा यूनिट सेल। ठीक है ना, ध्यान देना, हमने सिंपली कंबाइन कर दिया, ये एक यूनिट सेल मिला, यस सर मिला, एक यूनिट सेल मिला, कोई दिक्कत नहीं है, वी आर हैविंग अ यूनिट सेल। ओके, बट क्या इस यूनिट सेल को हम ऐसे कंबाइन कर सकते थे? अब ध्यान दो, मान लेते हैं ये एक ऐसा यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, बताओ, कॉर्नर पर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं सिंपल यूनिट सेल। क्या कहते हैं? सिंपल यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखो पार्टिकल्स कॉर्नर पर भी हैं तो सिंपल तो कहेंगे, लेकिन कॉर्नर के साथ साथ ये कॉर्नर है जहाँ पर पार्टिकल्स हैं, कहीं बीच पर भी है ना, ऑन फेस पर भी है, ये फेस पर भी कहीं ना कहीं है। तो इस तरह के जो हमारे यूनिट सेल हैं इसको हम कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या कहते हैं? सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसका मतलब अब यूनिट सेल हमारे पास दो तरह का हो गया, फर्स्ट वन जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर हैं, सेकंड वन जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ किसी और पॉइंट पर हो सकता है। अब इसको मैंने 2 डायमेंशन में समझने की कोशिश की। अब हमारा जो सिलेबस है 12th का हमको कहता है कि साहब आप क्यूबिक यूनिट सेल पढ़िए, हमको क्यूबिक यूनिट सेल ही सिर्फ पढ़ना है। उन 7 जो हमारे पास उधर थे उनमें से हमको क्यूबिक के बारे में पढ़ना है। अब देखो यार, मैंने तुमसे पूछा कि साहब ये यूनिट सेल है, आप बोलोगे यस सर। मैंने पूछा कैसा यूनिट सेल है, बोलोगे सर अभी तक तो क्यूबिक लग रहा है। क्यों? क्योंकि क्यूब के जैसा दिख रहा है। मैंने बोला कि बता अब कैसा यूनिट सेल है। आप बोलेंगे सर ये ऐसा यूनिट सेल है जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट हैं, तो इसको हम कहेंगे सिंपल यूनिट सेल। अब चूंकि ये क्यूब जैसा लग रहा है तो इसको हम कहेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। होपफुली क्यूबिक क्यों? शकल क्यूब है। सिंपल क्यों? पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पर है, एट कॉर्नर। अब इसी के साथ साथ ध्यान देना, फिर से आ जाओ। अभी मैंने बनाया यूनिट सेल, आपसे पूछा कैसा यूनिट सेल है, आपने कहा कि सर दिस इज सिंपल यूनिट सेल। सिंपल में कैसा? तो सिंपल में क्यूबिक यूनिट सेल। अब ध्यान दो, मैंने पार्टिकल्स को हर एक फेस पे भी रख दिया, हर फेस पे पार्टिकल है, 6 फेस है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट आगे पीछे। तो ये कहाँ था? एट कॉर्नर। ये कहाँ है? ऑन फेस। तो इसको हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे, मैंने अभी पढ़ाया था। लेकिन चूंकि फेस पर है तो इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। और चूंकि क्यूबिक है तो क्या कहेंगे? क्यूबिक यूनिट सेल। फर्क समझ में आ रहा है? मैंने कहा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो क्यूब बनाना है, पार्टिकल्स को कॉर्नर पर रखना है, इसको प्रिमिटिव भी कहते हैं, याद रखिए। प्रीमिटिव। फेस सेंटर्ड क्या होता है? पार्टिकल्स कॉर्नर पर रहे और कॉर्नर के साथ साथ पार्टिकल्स कहाँ पे रहे? हर फेस पे पार्टिकल होना चाहिए। इफ द पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द फेसेस भी, तो इसको हम कहते हैं फेस सेंटर्ड। चूंकि क्यूब है तो क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल्स वी हैव। Now again this is a unit cell, yes sir। कैसा unit cell है? This is cubic unit cell and the particles are present inside the body। कहीं ना कहीं फिर है तो centered तो है, क्यों? पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा भी कहीं है, चूंकि ये अंदर है, बॉडी के अंदर है, तो इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड। क्यूब जैसा दिख रहा है तो क्यूबिक यूनिट सेल। मैंने इसके लिए क्या लिखा था? फेस सेंटर्ड क्यूबिक, नाम है FCC, इसको हम कहते हैं BCC। स्टार्टिंग से आ जाओ। पार्टिकल सिर्फ अगर कॉर्नर पर है तो क्या कहेंगे? सिंपल। कॉर्नर के अलावा
कहीं किसी भी और जगह पर है तो सेंटर्ड, और अगर वो फेस पर है तो फेस सेंटर्ड, बॉडी में है तो बॉडी सेंटर्ड। और एक बात याद रखोगे कि अगर पार्टिकल्स किसी दो अपोजिट फेस पर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी, ये देखो पहले तो ये सिंपल हो गया, कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, अभी किसी भी दो अपोजिट फेस पर हैं तो इसको हम कहते हैं इंड सेंटर्ड। क्या कहते हैं? इंड सेंटर्ड। अब आ जाओ यहाँ पर, अभी जब मैं स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने क्या पढ़ाया कि यूनिट सेल कितने कैटेगरी में होते हैं? 7, और उनमें क्यूबिक 1 है। फर्दर मैंने यहाँ देखो क्यूबिक को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बॉडी सेंटर्ड, सिंपल, फेस सेंटर्ड। तो यार अगर मैंने क्यूबिक को कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया तो हेक्सागोनल को भी कुछ पार्ट में हम लोग डिवाइड करते होंगे, हम लोग मोनोक्लिनिक को भी कुछ पार्ट में डिवाइड करते होंगे। मतलब वो जो हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स हैं, उन 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को हम लोग फिर फर्दर डिवाइड कर देते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, जैसे क्यूब में ये 3 तरह होता है, ये 3 क्यूब में होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर में 3-3 हो या हर में 4-4 हो। जैसे क्यूब में 3 पाया जाता है, हो सकता है मोनोक्लिनिक में कोई 2 ही हो सकता है टेट्रागोनल में कोई 3 ही हो। इट मीन्स कि वो जो 7 डिफरेंट कैटेगरी है उनको हम फिर फर्दर क्लासीफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं। अगर टेट्रागोनल है और पार्टिकल्स कॉर्नर पर है तो क्या बोलेंगे? सिंपल टेट्रागोनल। टेट्रागोनल है, पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ 2 अपोजिट एंड पर है तो क्या बोलेंगे? एंड सेंटर्ड टेट्रागोनल, एंड सो ऑन। तो एट द एंड हम ये पाते हैं कि वी आर हैविंग ओनली 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स, 14 डिफरेंट टाइप्स। और ये 14 डिफरेंट टाइप्स कैसे आया? पहले तो 7 को हमने फर्दर डिवाइड कर दिया। कैसे? जैसे क्यूब को मैंने फर्दर डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये हमको पढ़ना है इसलिए मैंने इसको बनाया। अभी क्यूब के बाद टेट्रागोनल को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, किसी में 2, किसी में 3, लेकिन इन्हीं 4 में से आएगा। एंड एट द एंड वी विल फाइंड दैट वी आर हैविंग ओनली 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस। दीज 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस आर कलेक्टिवली कॉल्ड ब्रेवियास लैटिस। क्या कहते हैं इसको? ब्रेवियास lattice. Actually, Bravais was a mathematician. He was a French mathematician. I think he was a French mathematician who actually proved or showed according to his experiment, or you just can say कि उन्होंने मॉडल से ये रिप्रेजेंट किया कि only these 14 crystal systems are possible, which is given in your NCERT. Just go through that. If you are having any problem, you just can call me, contact me, message me. अगले मैसेज में मैं उसको, अगले वीडियोज़ में मैं उसको क्लियर करूँगा। तो इन 14 क्रिस्टल लैटिसेस को हम कहते हैं ब्रेवियास लैटिसेस। यहाँ आकर के ये हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। एक बार मैं स्टार्टिंग से इसमें फिर जा रहा। लैटिस पॉइंट क्या होता है? हर डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट का जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पार्टिकल्स है वो एक लैटिस पॉइंट को दिखाता है। लैटिस पॉइंट को मिला दिया तो क्या बना? एक स्मॉल रिपीटिंग यूनिट बन रहा है, उस रिपीटिंग यूनिट को हम यूनिट सेल बोलते हैं। ओके, यूनिट सेल को आपस में मिलाया तो क्या बन रहा है? सर क्रिस्टल लैटिसेस बन रहा है। तो यूनिट सेल अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड में बनाने की कोशिश करें तो 2 डायमेंशन में बनाना होगा कि 3 डायमेंशन में? सर ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। ओके, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने का कितना पैरामीटर्स? 6। ओके, कौन कौन सा? सर 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। ओके, डिपेंडिंग अपॉन दीज 6 पैरामीटर्स अ यूनिट सेल को हम लोग कितने डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं? बता। 7 डिफरेंट टाइप्स में। फॉर एग्जाम्पल क्यूबिक के लिए पैरामीटर तेरे को दिया हुआ है, अल्फा बीटा गामा इक्वल होना चाहिए, सॉरी ABC इक्वल होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा इक्वल एंड 90 होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कितने क्रिस्टल सिस्टम आ गए, कितने यूनिट सेल आ गए? 7। और उन 7 को हम लोग फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। कैसे? सिंपल, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, और एट द एंड हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल लैटिसेस मिलेंगे वो 14। और इन 14 को हम लोग कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? ब्रेवियास लैटिसेस। याद रखने के लिए क्या याद रखना है? 6 पैरामीटर के अकॉर्डिंग कितना? सर 7 यूनिट सेल। और पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फिर फर्दर हमारे पास कितना? सर 14। यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करने का कितना पैरामीटर? होपफुली 6। Now I think this one is very clear. You just go through the videos again and again, and if you are having any problem, just let me know the things. Then I will be able to solve this in next video. Thanks a lot for watching. Thank you.